हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशा गर्ग और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे मित्रों राणा सांगा के बारे में, जो इतिहास के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं और मेवाड़ के बहुत ही शक्तिशाली और वीर राजा रहे हैं, जिनके बारे में जाने बिना मेवाड़ का इतिहास है वो कंप्लीट नहीं होता। उनके शौर्य और वीरता की गाथा पूरे राजपूत कुल को इकट्ठा करने की जो उनकी नीति, जिसे मेवाड़ के इतिहास में पाती पैरवन कहा जाता है, उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हमने पीछे वाली वीडियो में मित्रों महाराणा कुंभा के बारे में, उनके पुत्र उदयकरण के बारे में, जिन्होंने उदयकरण ने 1473 में मतलब 1465 में 68 में जो कुंभा की हत्या कर दी और उसके बाद 1473 में उदा की खुद की हत्या हो गई, बिजली गिरने से मृत्यु हो गई। और फिर उनके पुत्र रायमल के बारे में, जिनका शासन 1473 से 1509 तक रहता है। उसके बाद आज हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में, जो रायमल के बड़े पुत्र होते हैं। मित्रों रायमल के जो बड़े पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया होते हैं, ये एक अच्छे धावक और कल्पना बनाने में बहुत ही माहिर होते हैं, इसलिए मेवाड़ में इनको उड़ना राजकुमार की संज्ञा दी जाती है। मित्रों ये क्या तलवार के जोर से कहा करते थे। इनका एक कथन था कि मुझे मेवाड़ का शासन करने के लिए ही पैदा किया गया है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया जो थे, पृथ्वीराज सिसोदिया का एक उपनाम क्या हो गया? उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार। इनको मेवाड़ के इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मित्रों हम जानते हैं इनकी पत्नी ताराबाई के बारे में। तो ये ताराबाई कौन थी मित्रों? ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे, इनकी पत्नी थी। और इनकी स्टोरी क्या रही मित्रों, कैसे इनके साथ पृथ्वीराज की शादी होती है और ये कैसे मतलब इनकी पत्नी बनती है, आओ जानते हैं। ताराबाई जो है वो टोडा के शासक राव सुरतान की पुत्री थी। ये टोडा मित्रों एक रियासत जागीर थी मेवाड़ रियासत की पहले, और टोडा के शासक जो थे वो कौन थे? सुरतान। और ये ताराबाई सुरतान की पुत्री थी, सुरतान की पुत्री। तो इन्होंने क्या हुआ कि एक बार मालवा के जो शासक थे गयासुद्दीन खिलजी, इन्होंने क्या किया कि रणथंभौर, टोडा और बूंदी तीनों पर आक्रमण करके और अपने अधिकार में ले लिया इन तीनों जागीरों को। फिर क्या टोडा जो राव थे सुरतान, इन्होंने क्या एक कसम खाई कि वो अपनी वीरांगना और सुंदर कन्या का विवाह उस व्यक्ति के साथ करेंगे जो इन्हें टोडा वापस दिलाएगा गयासुद्दीन खिलजी से। ऐसा प्रण इन्होंने, ऐसी कसम इन्होंने खा रखी थी। और जब ये सहायता मांगने के लिए मेवाड़ के शासक रायमल के पास आते हैं अपनी जागीर वापस प्राप्त करने के लिए, तो इनका रायमल का जो पुत्र होता है जयमल, वो तारा पर आसक्त हो जाता है, तारा की सुंदरता देखकर, और तारा से विवाह करने की जिद करता है। इसी जिद के अंदर वो क्या होता है कि सुल्तान और तारा के साथ अशिष्ट व्यवहार करता है। अशिष्ट व्यवहार करता है तो सुल्तान क्या है कि क्रोध में आकर और जयमल की हत्या कर देते हैं। जयमल की हत्या तो कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो अपनी कसम के बारे में रायमल को बताते हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह जो है ऐसे व्यक्ति के साथ करूँगा जो टोडा, जो उनकी जागीर थी टोडा, इस जागीर को जीत कर मुझे वापस लौटाएगा। तो यह कार्य जो है वो रायमल जो है वो पृथ्वीराज को सौंपते हैं। ये जो उड़ना राजकुमार होते हैं, इनके बड़े पुत्र इनको सौंपते हैं। ये टोडा पर आक्रमण कर कर उसे जीत लेते हैं और टोडा का जो राज्य है वो राव सुरतान को सौंप देते हैं। मित्रों इसीलिए क्या होता है कि वचनबद्ध सुरतान को पृथ्वीराज के साथ अपनी बेटी तारा का विवाह करना पड़ता है। इस तरह मित्रों ये तारा जो होती है वो पृथ्वीराज की पत्नी होती है, और इनके ही सम्मान में अपनी पत्नी के नाम पर अजमेर में ये जो पृथ्वीराज होते हैं अजमेर के दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाते हैं और अपनी पत्नी के नाम पर इसका दुर्ग का क्या नाम रखते हैं? तारागढ़ का दुर्ग। तारागढ़ का दुर्ग।
ये मित्रों अजमेर में बना हुआ है, बहुत ही सुंदर दुर्ग है, देखने लायक चीज़ है। यहाँ पे क्या है कि ये अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखते हैं। अब क्या होता है मित्रों, इनकी एक बहन होती है पृथ्वीराज की, जिसका नाम होता है आनंदाबाई। आनंदाबाई का पति कौन होता है, सिरोही का होता है जगमाल। पहले तो इनकी बहन का नाम क्या है, आनंदी बाई, और इस आनंदी बाई का पति होता है जिसका नाम होता है जगमाल। और ये जो सिरोही रियासत का शासक होता है, ये क्या इनकी बहन पर बहुत अत्याचार करता है। तो पृथ्वीराज क्या है, ये अपनी बहनोई को समझाने के लिए सिरोही जाते हैं, लेकिन लौटते समय क्या होता है, इनकी क्या है, जब ये समझाने जाते हैं तो इनके बहनोई के साथ इनकी अनबन हो जाती है। वहाँ पे क्या है, जब लौटते वक्त ये जो जगमाल है इनका बहनोई होता है, वो इनके साथ विष के लड्डू बंधवा देता है, विषयुक्त लड्डू, जहर के लड्डू कह सकते हैं हम, जहर के लड्डू। तो मित्रों ये जो जहर के लड्डू ये खा लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी जो छतरी है वो पृथ्वीराज सिसोदिया की याद में जो 12 खंभों की छतरी है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। और रायमल की जो छतरी है मित्रों वो जावर उदयपुर में बनी हुई है। अब क्या होता है मित्रों, मेवाड़ में कोई, क्योंकि जयमल और पृथ्वीराज दोनों ही जो रायमल के पुत्र होते हैं, इन दोनों की ही हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मेवाड़ में कोई उचित उत्तराधिकारी नहीं बचता है, तो रायमल क्या करते हैं, अजमेर से अपने पुत्र संग्राम सिंह को बुला लेते हैं, क्योंकि उस टाइम में संग्राम सिंह क्या होते हैं, अजमेर में होते हैं, अपने दोनों भाइयों से छिप कर रह रहे होते हैं, वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए बुला लेते हैं। और 24 मई 1509 को इनका राज्याभिषेक कर देते हैं, या इन्हें मेवाड़ का शासक बना देते हैं। किसको, राणा संग्राम सिंह को। इस तरह मित्रों इनकी जो राज्याभिषेक की तिथि है संग्राम सिंह की, वो क्या है, 24 मई 1509। अब इनके काल के बारे में पढ़ते हैं, महाराणा सांगा के बारे में। महाराणा सांगा का जो काल है मित्रों, इनका जो शासन का टाइम है वो है 1509 से लेके 1528 तक। तो इस दौरान क्या क्या घटनाएं घटित होती है उसके बारे में जानते हैं मित्रों। ये क्या, राणा सांगा क्या होते हैं, रायमल व उनकी पत्नी रतन कुंवर के पुत्र थे। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को होता है। 12 अप्रैल 1482 इस दिन क्या होता है, इनका जन्म होता है। और सांगा का जो राज्याभिषेक मैंने अभी आपको बताया 24 मई 1509 को होता है। महाराणा सांगा क्या होते हैं, जब शासक बनते हैं तो मेवाड़ के चारों तरफ विरोधी होती है। तो सबसे पहले तो इनके सामने यही बड़ी चुनौती होती है कि वो अपने विरोधियों से कैसे निपटे। फिर क्या होती है कि इसके बारे में, महाराणा सांगा के बारे में कहा जाता है कि ये एकमात्र हिंदू राजा थे 16वीं शताब्दी में जिन्होंने सब राजपूत जातियां जो विदेशियों को मतलब भारत से निकालना चाहती थी उनको एक कर दिया था इस आदमी ने, इस राजा ने। ये अंतिम हिंदू राजा थे और इन्हें हिंदूपत के नाम से जाना जाता था। इसीलिए क्या नाम दिया जाता था इन्हें, हिंदूपत, क्योंकि जितने भी राजपूत राजा थे विदेशी जातियों को बाहर निकालने के लिए उन सबको इन्होंने इकट्ठा कर लिया। एक अच्छे सैनिक भी थे। इन्होंने इतने युद्ध लड़े कि इनके युद्ध में एक हाथ, एक आंख गंवा दी और शरीर पर इनके 80 घाव थे। फिर भी ये युद्ध करते रहे, तो इसलिए इनको एक अच्छा सैनिक भी कहा जाता है और सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है मित्रों। इनको सैनिकों का भग्नावेश। क्योंकि किस लिए कहा जाता है मित्रों सैनिकों का भग्नावेश, क्योंकि इन्होंने युद्ध में एक हाथ, पैर, आंख गंवा दी और इनके शरीर पर 80 घाव थे। फिर भी ये युद्ध करते रहे। तो इतनी वीरता से इन्होंने अपने युद्ध लड़े और अपने शरीर की भी परवाह नहीं की मातृभूमि के आगे, इसलिए इनको सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है। अब
ये पढ़ते हैं कि महाराणा सांगा ने कौन कौन से युद्ध लड़े मित्रों। तो हम युद्धों के बारे में जानते हैं, और पहला जो युद्ध है वो है खातौली का युद्ध। खातौली का जो इनका युद्ध है मित्रों, ये होता है उस समय दिल्ली का जो शासक होता है वो होता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का शासन होता है और 1504 ईस्वी में, लेकिन जिसने आगरा नगर बसाया था 1504 ईस्वी में मित्रों। लेकिन सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद क्या होता है, 22 नवंबर 1517 को इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक बनता है। यानी कि सांगा के टाइम में दिल्ली का शासक कौन होता है, इब्राहिम लोदी। तो ये जो खातौली का युद्ध है मित्रों, ये होता है 1517 में। और इस टाइम दिल्ली का शासक कौन होता है, इब्राहिम लोदी। तो ये जो खातौली का युद्ध है मित्रों 1517 में होता है, और इस टाइम दिल्ली का शासक कौन होता है, इब्राहिम लोदी। मित्रों ये जो खातौली, ये जो स्थान है, ये खातौली कहाँ पर है आपको पता हो शायद। तो ये खातौली मित्रों बूंदी में है। कहाँ पर है ये, बूंदी में। बूंदी डिस्ट्रिक्ट की एक जगह है बूंदी। यहाँ पर ये युद्ध होता है 1517 में। किस किस के बीच, दिल्ली का सुल्तान होता है इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य। 1517-18 में खातौली की लड़ाई होती है, और इसमें क्या होता है, राणा सांगा की विजय होती है। तो ये इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है और पूछा जाता है मित्रों पेपर में कि खातौली का युद्ध कब होता है और किस किस के बीच होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं बाडी का युद्ध। बाडी का युद्ध मित्रों, ये जो बाड़ी का युद्ध है ये होता है 1519 में। में बाड़ी का युद्ध होता है। और बाड़ी जो ये जगह है वो ये है धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में। धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में जगह मित्रों, इस जगह पर क्या होता है, बाड़ी का युद्ध होता है। ये भी इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच होता है। इसमें क्या है, इब्राहिम लोदी खातौली के युद्ध में जो उसकी हार हो जाती है उसका बदला लेने के लिए 1519 में एक व्यक्ति होता है, उसका सेनापति इब्राहिम लोदी का, जिसका नाम है मियाँ हुसैन फरमूली। मियाँ हुसैन फरमूली एक तो ये होता है, और दूसरा व्यक्ति होता है मियाँ मक्खन। ये दो व्यक्ति होते हैं, इनके नेतृत्व में सेना भेजता है, खुद नहीं आता वो। ये पूछा जाता है मित्रों, ये क्वेश्चन बना है कि जो बाडी का युद्ध है इसमें इब्राहिम लोदी खुद ना कर अपने दो सेनापतियों को भेजता है। एक का नाम मियाँ हुसैन फरमूली और दूसरे का नाम मियाँ मक्खन होता है। इनके नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजता है, और महाराणा सांगा भी धौलपुर के निकट इस सेना को पराजित करते हैं बाडी में। और स्वयं बाबर ने मतलब इस युद्ध का जो जिक्र है अपनी पुस्तक बाबरनामा में किया है, और इसमें राजपूतों की विजय बताई है। इस विजय के बाद क्या होता है कि महाराणा सांगा का महत्व जो है वो उत्तरी भारत में बढ़ जाता है, और वे क्या होते हैं, भारत में सबसे शक्तिशाली शासक माने जाने लगते हैं। इसके बाद मित्रों जो ये धौलपुर का युद्ध है, उसके बाद बाडी का जो युद्ध जिसे हम कहते हैं, मेवाड़ राज्य की जो उत्तरी सीमा है वो आगरा के पास पीलिया खाल नामक स्थान तक निश्चित कर दी जाती है। पीलिया खाल ये जो जगह है, यहाँ तक मेवाड़ राज्य की सीमाएं निश्चित कर दी जाती है बाडी के युद्ध के बाद। उसके बाद मित्रों पढ़ते हैं गागरोन के युद्ध के बारे में। गागरोन का युद्ध होता है मित्रों 1519 में। गागरोन मित्रों, ये जो गागरोन है ये जगह झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में। और इसमें एक दुर्ग बना हुआ है जिसको गागरोन का किला कहते हैं, जो राजस्थान के जल दुर्गों में से एक है। एकमात्र जल दुर्ग है राजस्थान का गागरोन का किला। गागरोन का युद्ध होता है 1519 में। इसमें क्या होता है कि राणा सांगा के शासन के टाइम मालवा में एक राजा होता है जिसका नाम होता है नासिर शाह। और 1511 में क्या होता है कि नासिर शाह की मृत्यु हो जाती है। फिर मालवा का जो शासक बनता है वो बनता है महमूद खिलजी द्वितीय। महमूद खिलजी
द्वितीय। ये कौन था मित्रों? मालवा का शासक था महमूद खिलजी द्वितीय। और इसमें क्या होता है कि जो उसको मतलब शासक बनाने में, मालवा का शासक बनाने में चंदेल का जो शासक होता है मैदनी राय, उसकी बहुत सहायता होती है, उसकी बहुत हेल्प होती है। महमूद खिलजी क्या होता है कि मैदनी राय के नेतृत्व में मालवा का शासन करता है, परंतु वहाँ के जो अमीर होते हैं मालवा के, वो मुस्लिम होते हैं, और वो मैदनी राय जो एक राजपूत राजा होता है, तो उसके नेतृत्व में क्या करते हैं कि रहना नहीं चाहते उसके नीचे, और वो क्या करते हैं कि मैदनी राय को है वो मालवा से भगा देते हैं। मैदनी राय से उनकी क्या हो जाती है? शत्रुता हो जाती है, मालवा के जो सरदार होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मैदनी राय जो है महाराणा सांगा के पास जाता है। ये मैदनी राय कौन होता है मित्रों? मैदनी राय है चंदेरी का शासक। चंदेरी का शासक। और ये हेल्प किसकी करता है? ये हेल्प करता है मालवा के शासक की। मालवा का शासक कौन होता है? तो फ्रेंड्स, मालवा का शासक होता है महमूद खिलजी द्वितीय। महमूद खिलजी द्वितीय। ये क्या होता है? मालवा का शासक होता है, मैदनी राय से ये की सहायता से ये शासक बनता है। फिर ये मैदनी राय को मालवा से भगा देता है, और फिर मैदनी राय जो क्या होता है राणा सांगा के पास जाता है मदद मांगने के लिए। और मैदनी राय को राणा सांगा क्या है? गागरोन की जागीर दे देता है, क्योंकि मालवा से तो उसको भगा देते हैं वो सरदार होते हैं जो, फिर उसको गागरोन की जागीर देते हैं राणा सांगा, और गागरोन का शासक बना देते हैं। अब क्या है कि महमूद खिलजी जो होता है वो मैदनी राय को दंड देने के लिए फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, और गागरन के किले पर चढ़ाई कर देता है। अब क्या होता है कि महाराणा सांगा जो है वो महमूद खिलजी से 1519 में युद्ध करते हैं, और महमूद खिलजी को पराजित करके बंदी बना लेते हैं मित्रों। क्या बना लेते हैं? बंदी बना लेते हैं। और ये युद्ध कब होता है? 1519 में, जिसे गागरोन का युद्ध कहते हैं। गागरोन का युद्ध किसके बीच होते हैं? महाराणा सांगा और महमूद खिलजी के बीच। फिर क्या होते हैं कि इसको बंदी बना लिया महमूद खिलजी को राणा सांगा ने, और 6 महीने तक क्या करते हैं? इसको कैद में रखते हैं, और फिर इसे तो कुछ एहतियात या जमानत लेकर इसको छोड़ देते हैं। मित्रों, इस जो कथा है, इस जो कहानी गागरोन के दुर्ग का जो जिक्र है मित्रों, ये तबकाते अकबरी में किया गया है। तबकाते अकबरी एक किताब है, इसमें इसका जिक्र है। और तबकाते अकबरी के लेखक कौन है मित्रों? इसके लेखक है निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद जो है वो तबकाते अकबरी के लेखक हैं, जो अकबर के काल के बहुत ही महान साहित्यकार थे। इन्होंने गागरोन के दुर्ग का जो जिक्र है इस बुक में किया है। आज के लिए इतना ही मित्रों। इसके आगे का जो पार्ट है हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।